हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है सीयूईटी की पहली क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल्स। आज से बिल्कुल शिद्दत से आपको सीयूईटी के लिए लग जाना है। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करेंगे फंडामेंटल्स का उतना ही कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में करेंगे जितना मेरे सीयूईटी के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, सीयूईटी के पेपर के लिए रेलेवेंट है। सिर्फ उतना ही काम हम आज की क्लास में करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्या क्या थ्योरी टॉपिक्स है सब अच्छे से करेंगे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। और शाम को आपको 6 बजे इसकी मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ फंडामेंटल्स, तो आप उस वीडियो के लिए भी जरूर आना। जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ का हमारा जो पोर्शन आता है दैट इज द थ्योरी पोर्शन। थ्योरी के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, थ्योरी के अंदर जो मेरे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये आपके पास जो 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है थ्योरी के, जहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पक्का पूछे जाएंगे। चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है? देखो हम जानते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। जल्दी से मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स। जैसे मैंने पर्सन्स बोला, मतलब कि मोर देन वन पर्सन, कि एक से ज्यादा लोग होते हैं। who have agreed to share profits, की जो भी बिजनेस होगा उसके प्रॉफिट्स लॉसेस को शेयर करेंगे। ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग बैठ के काम करें, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, के 3 लोग हैं एबीसी, उनमें से सिर्फ ए बिजनेस में बैठ के काम कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबल बी और सी भी होंगे। तो एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, की उनमें से कोई एक काम कर रहा है बट एक्ट वो हर एक के बिहाफ पे कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास पार्टनरशिप का मीनिंग। फिर बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरे पास पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है? तो सबसे पहला फीचर क्या है मेरे पास, 2 और मोर पर्सन्स, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है बेटा जी 50 पर्सन्स की। ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं हमारी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो दूसरी चीज आती है हमारे पास अग्रीमेंट। कहते हैं कि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना जरूरी है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे तभी तो एक बिजनेस के अंदर आएंगे। तो वो अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। वो अग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन होना कंपलसरी नहीं है। पूरी पार्टनरशिप गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पूरी पार्टनरशिप हमारी गवर्न होती है। ये सारा आपको बहुत अच्छे से सुनना है। इसका रीजन साफ है कि अगर आप ये सारा कुछ सुन लोगे तो आपको पता होगा, आपके दिमाग में रह जाएंगी क्या क्या चीजें किस किस तरीके से पूछी जानी है। एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कहते हैं बिजनेस होना चाहिए, साथ मिलकर चोरी चकारी ना कर रहे हो तुम लोग, बिजनेस कर रहे हो और उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उसका मोटिव ये नहीं कि सोशल कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए आप एनजीओ खोलो, उसके लिए एनपीओ खोलो या एनजीओ खोलो, उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कहता है सभी लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हो। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब होता है हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। जैसे कि मैं कहूं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, तो हर सभी लोग एक दूसरे के प्रिंसिपल है। मतलब ए कुछ कहता है तो ए इज प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल एजेंट का। मान लो मैं कहता हूं कि इनमें से सी एक एजेंट है, सी कुछ डील करके आ जाता है, तो ए और बी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मतलब सी काम कर रहा है एज एन एजेंट, ए और बी काम कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल है, स्कूल के किसी टीचर ने कुछ कर दिया तो स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार है ना। यही प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। मान लो ए कुछ करके आ जाए एज एन एजेंट, तो बी और सी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अगली चीज आती है बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिजनेस क्या कर सकते हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठ के कैरी कर सकते हैं या उनमें से कुछ एक लोग कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सभी लोग होंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। नो सेपरेट एंटिटी, इनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लीगली पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही है। लीगली पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स मतलब कि मालिक एंड उनका बिजनेस लीगली एक ही है। मान लो विद्यम ट्यूटोरियल्स पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर आप केस करते हो विद्यम ट्यूटोरियल्स पे तो वो डायरेक्टली मेरे ऊपर केस माना जाएगा। समझ आई? और एक्चुअल और सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है, बट
बट सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है कि बिजनेस के खाते अलग बनते हैं, बिजनेस के खाते अलग बनते हैं और फर्म के खाते अलग बनते हैं। तो बट अकाउंटिंग एंटिटी वो क्या है, सेपरेट है। बट अकाउंटिंग एंटिटी वो क्या है, सेपरेट है बड़ी। ठीक है जी, तो यहाँ पे फीचर्स क्लियर होते हैं। पूरे चांस है आपके सीयूईटी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ फीचर के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर से क्या क्या राइट्स है, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजर ने पार्टिसिपेट करना है। इंस्पेक्ट करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आप चेक रख सकते हो क्योंकि आप मालिक हो बिजनेस के। टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बांटने में आपका अधिकार है। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर आपने फर्म को लोन दिया है तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर डीड साइलेंट है तो। अगर तुमने एग्रीमेंट करके जी 15% पे दिया या 12% पे दिया तो उतना इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर साइलेंट है तो 6% पे मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका राइट है, अधिकार है। टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि आपके बिना, मतलब कि आपकी सहमति के बिना कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। फिर आता है टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस, कि हमारे पास अधिकार है हर पार्टनर के पास कि वो कभी भी फर्म से रिटायर हो सकता है एक नोटिस देने के बाद। ठीक है, फिर आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कहां है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या है, देखो तो 2 लाइबिलिटीज हम मेजरली यहाँ पे कंसीडर करते हैं। पहली देखो क्या है, इफ पार्टनर कैरीज अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म के कंपटीशन में बिजनेस कैरी करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बिना बाकियों के कंसेंट के, और उससे जो प्रॉफिट कमाता है, the profit earned from such business shall be paid to the firm, वो सारा अगर लॉसेस हुए तो वो खुद ही बियर करेगा। मतलब कि ए बी और सी क्या कर रहे थे, एक सैलून चला रहे थे। ए के मन में आया और उसने क्या करा, अपना अलग से एक नया सैलून खोल दिया। ए ने क्या कर दिया, एक अलग से अपना सैलून खोल दिया। अब क्या हुआ जी, बी और सी से कंसेंट उसने लिया नहीं। तो अगर अपने नए सैलून से अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो इस फर्म को देगा जो वो तीनों चला रहे हैं। अगर लॉस हुए तो ए अकेला बियर करेगा। तो ये लायबिलिटी है पार्टनर की, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। दूसरी देखो क्या है, इफ अ पार्टनर earns profit for himself from any transaction of the firm from the use of firm's property or business connections, the profit so earned shall be paid to the firm। कि अगर आप एबीसी वाले सैलून में से ही ए कुछ पर्सनल प्रॉफिट कमाता है, जैसे कमीशन ले ली या किसी कस्टमर से टिप ले ली, तो वो सारा प्रॉफिट आपका नहीं होगा, वो फर्म का ही होगा। तो कहते हैं कि कुछ भी ऐसे प्रॉफिट कमाए जाए तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म को ही पे करने पड़ेंगे। अगली चीज आती है मेरे पास पार्टनरशिप डीड। याद करो मैंने आपको बोला था कि जो अग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। वो अग्रीमेंट क्या हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाता कि वो रिटन ही हो या वो ओरल ही हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो रिटन होता है, जब वो रिटन होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। तो व्हेन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज रिटन, उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। इसमें सब कुछ लिखा होता है, जो चीजें आप सोच सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, नेम क्या है पार्टनर्स का, एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, ऐसे ब्ला 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 सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। जो भी आप सोच सकते हो वो सब यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बिजनेस में तो क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, देखो हमारे एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मुझे कुछ इन चीजों के बारे में बताया है। क्या क्या ये चीजें हैं, क्या क्या कहा जाता है, इनके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मुझे क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप डीड नहीं है
या ओरल एग्रीमेंट हो रखा है और पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हो गई है, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स क्या रहेगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है, चाहे अगर ओरली तुमने कुछ भी डिसाइड कर रखा और तुम्हारा रोड़ा हो गया, तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट क्या करेगा? 1932 का पार्टनरशिप एक्ट उठा लेगा और उसके हिसाब से बोल देगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी जी? इक्वल रहेगी। गॉट इट? आगे देखो, दूसरी चीज के बारे में बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। सिमिलरली कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में दो तरीकों के लोन की बात करते हैं हम, दो तरीकों के लोन के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है लोन फ्रॉम पार्टनर टू फर्म और एक होता है लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। ठीक है, कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या हमारा जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पार्टनर फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 0%। कितना पे करेगा? 0% पे करेगा। रेम्यूनरेशन की बात करें तो कोई रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करें तो नया पार्टनर कब आ सकता है? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी के कंसेंट से ही नया पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक से दो क्वेश्चंस आप अपने फाइनल्स में यहां से भी देखने वाले हो, सच बता रहा हूं। अभी तक मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको, 2 क्वेश्चन तो पक्के हो गए, एक तो वहां से फीचर्स में से और एक यहाँ से, 2 क्वेश्चंस तो पक्के हैं आप सीयूटी में देखने वाले हो। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं? देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं एक्सपेंसेस that will be incurred whether firm earns profits or incurs losses। ऐसे खर्चे जो एक बिजनेस को करने ही पड़ते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे खर्चे करने ही पड़ेंगे जो बिजनेस के लिए मैंडेटरी खर्चे हैं। वहीं पे एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशंस आर पेड ओनली इफ फर्म अर्न्स प्रॉफिट। अगर फर्म को प्रॉफिट होंगे तब भी ये एप्रोप्रिएशंस पे की जाती हैं, अदरवाइज नहीं की जाती है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हो। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन लोन देना, रेंट देना बिल्डिंग की, इस तरीके से जितने भी खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना बिजनेस के अंदर, जैसे जी इंटरेस्ट चार्जेस हो गए, या फिर हमारे पास हो गए फ्रेट के चार्जेस हो गए, या हमने परचेजेस करे गुड्स के, सभी खर्चे जो ये सारे लिखे कहाँ पे जाते हैं? ये सभी ट्रीट किए जाते हैं, ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन सबको हम कहाँ ट्रीट करते हैं? इन सबको हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही हम पे एंड एप्रोप्रिएशंस की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो एप्रोप्रिएशन के एग्जांपल्स क्या हैं? देखो, यही इतने ही एग्जांपल्स है, इन्हीं के अराउंड आपको चेक किया जाएगा, इसके अलावा आपको चेक नहीं किया जाएगा। क्या क्या चीजें हैं? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पैसा, ये सारे तो बेसिकली खर्चे हो गए जिसकी वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे। और एक इनकम भी आती है यहाँ पर, इनकम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना, सॉरी, इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये अकेली इनकम है, ये अकेली इनकम है, और ये सारे खर्चे हैं बेसिकली। इसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। इनकम की वजह से क्या होंगे? मेरे प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, तो इन सब की वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या होने हैं? यहाँ पर रिड्यूस होने हैं।
ठीक है। और इनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इनका ट्रीटमेंट होता है, इनका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, देखो इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, सिर्फ यही चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, बस। बाकी जितने भी खर्चे वो सारे हम कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट में लिखते हैं, और वो सारे क्या होते हैं, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चलो जल्दी से करते हैं आगे, बाकी क्या क्या किस किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन दो तरीकों के लोन बात करूंगा मैं, ये मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर टू फर्म। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से पे करेगी। आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आप एंट्रीज किसकी कर रहे हो, आप एंट्रीज कर रहे हो फर्म के बिहाफ पे, कि फर्म क्या एंट्रीज करेगी। अब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चों को फर्म कैसे ट्रीट करेगी, देखो तो खर्चों को फर्म कैसे ट्रीट करेगी, फर्म के लिए खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो फर्म एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट कर दिया। टू पार्टनर को देना है तो पार्टनर्स लोन, हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख दिया कि पार्टनर के लोन को इंक्रीज कर दिया। या फिर आप यहां पे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में कितना अमाउंट लिखते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कि इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी। और यहां पे हम लिखते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट, यहां पे आता है इंटरेस्ट पेड। अब सोचने की बात है, इंटरेस्ट या तो तुमने पे कर दिया होगा या पे करना रहता होगा। मान लो 10,000 रुपए इंटरेस्ट, 6,000 तुम पे कर रहे हो, 4,000 रहता है, तो 4,000 रहता है वो तुम यहां लिख दोगे, वो तुम यहां लिख दोगे, और जो 6,000 पे कर दिया वो तुम यहां लिख दोगे, क्योंकि कैश कम हो गया 6,000 से। अगर आपने कैश पे नहीं किया, जो 4,000 रहता है, तो आपने उतने से लोन इंक्रीज कर दिया या आपने अपनी लायबिलिटी बना दी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये करने के बाद आप क्या करोगे, खर्चे को राइट ऑफ करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैं P&L की डेबिट में लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। तो मेरे जितना भी मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन है सारे का सारा, मान लो यहाँ पे 10,000 था, जिसमें से मैंने 4,000 पे नहीं कर रखा और 6,000 पे कर रखा है, तो मैं राइट ऑफ सारे का सारा करूंगा 10 का 10,000। क्यों, क्योंकि भाई इस साल का खर्चा तो है ना। तो यहाँ पे जब आप राइट ऑफ करते हो तो आप देखते हो इस साल का खर्चा कितना है, फर्क नहीं पड़ता तुमने पेमेंट कर दी है या नहीं करी है। समझ आया इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि अब जो लोन है, पिछला लोन क्या था, पार्टनर ने फर्म को दिया था, मैं कहता हूं कि फर्म ने पार्टनर को दे रखा है, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर जो ब्याज होगा वो फर्म क्या करेगी, रिसीव करेगी या पे करेगी। अगर फर्म ने लोन दे रखा है सामने वाले को तो फर्म ब्याज अब रिसीव करेगी, फर्म अब ब्याज को क्या करेगी, रिसीव करेगी। तो फर्म के लिए जो ये इंटरेस्ट है वो क्या है, इनकम है। जो ये फर्म के लिए इंटरेस्ट है वो क्या है, फर्म के लिए अब इनकम है। इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, फर्म के पास पैसा आएगा। पहले तो हम कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास क्या होगा, पैसा आएगा। या फिर पैसा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, या तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, या जितना हिस्सा नहीं आया तो उसको मैं लिख दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, कि मैंने पैसा कमा तो लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से देखो कौन सी चीज क्यों आई। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेरी इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती है। कैश बैंक डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्चुअली में रिसीव जितना हो गया, ये क्या है, इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया था बट नॉट रिसीव्ड, मतलब कि तुम्हारा इस साल तुमने
15,000 इंटरेस्ट देना था, 5,000 रिसीव हो गया, 10,000 रिसीव होना रहता तो आप उसको क्या बोल दोगे, एक्रूड इंटरेस्ट बोल दोगे। तो 5,000 यहाँ लिख दोगे और 10,000 आप यहाँ लिख दोगे और 15,000 हम यहाँ लिख देंगे। समझ आई कि इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया अगर तो। अब जैसे ही आप ये एंट्री पास कर दोगे, अगली एंट्री आप क्या पास करोगे, इसको पी एंड एल अकाउंट में लिखोगे। तो पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरी इनकम है। तो मैं पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लिखूंगा। पी एंड एल की क्रेडिट में लिखूं तो पी एंड एल अकाउंट खुद क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, आप इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आया जी, इसका ट्रीटमेंट पूरे का पूरा अमाउंट आ जाएगा 15 का 15,000। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों तरीकों के ट्रीटमेंट खत्म होते हैं यहाँ पर। चलो जी आगे देखते हैं। अब हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ रेंट टू पार्टनर, कि अगर हमने पार्टनर को रेंट देना हो तो फर्म किस तरीके से एंट्री करेगी। फिर से सेम, देखो रेंट क्या बिजनेस के लिए खर्चा है, तो रेंट अगर पार्टनर को देना तो फर्म क्या करेगी, या तो रेंट पे कर देगी कैश में, या फिर रेंट पे करना रहता होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है जी, कि मतलब टोटल रेंट मान लो मेरा इस साल का बनता है 60,000 का, टोटल रेंट बनता है 60,000 का। हम मान लो उसमें से 40,000 पे कर चुके और 20,000 पे करना रहता है, तो मैं 40,000 तो लिख दूंगा कैश अकाउंट में और 20,000 मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट में, कितना रेंट पे करना रहता है। पहली एंट्री ये, और दूसरी क्या होगी, इसको हम पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जितना भी रेंट है पूरे साल का, सारे का सारा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी, सॉर्टेड है। तो ये हो गई रेंट की एंट्री। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम होता है, कि जो भी मैनेजर की कमीशन होती है, जो मैनेजर की कमीशन होती है, हम लिख देते हैं मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ये अगर मैं कैश में पे कर दिया तो कैश अकाउंट लिख दूंगा, जितनी भी हो, मान लो 50,000 है तो 50,000 लिख दिया। फिर इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे पी एंड एल से, तो हम एंट्री कर देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। सॉर्टेड है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बेसिकली राइट ऑफ कर दिया। तो ये हो जाएगी मैनेजर्स कमीशन की एंट्री। मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए कई बार थोड़ी डिफिकल्टी आती है, जैसे कह देते हैं कि मैनेजर्स कमीशन निकालो बिफोर चार्जिंग द प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग द प्रॉफिट, वो बहुत आसान होता है। अगर वो कहते हैं कि मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या वो कह देता है 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अगर बिफोर हो तो आप क्या कर दोगे, 5/100 ऑफ नेट प्रॉफिट्स। क्या कर दोगे, 5/100 ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना भी परसेंट है तो x/100 इंटू नेट प्रॉफिट्स कर दोगे। लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो आप क्या कर दोगे, 5/105 ऑफ नेट प्रॉफिट्स। मतलब कि यहाँ पे आप क्या कर दोगे, x/100 प्लस x, जितना भी है 10% है तो 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट्स आप कर दोगे। गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास मैनेजर कमीशन। यहाँ पर सारे चार्जेस हमारे खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस। जितनी भी एप्रोप्रिएशंस थी उनके सबके ट्रीटमेंट्स देखते हैं। मैंने आपको एप्रोप्रिएशंस गिनवा दी थी कि क्या क्या एप्रोप्रिएशंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व्स। ठीक है, इनके अलावा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सबकी जनरल एंट्रीज हम देख लेते हैं, बहुत आसान होते हैं जनरल एंट्रीज, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी चार्जेस होते हैं उन सबकी पेमेंट हम हाथों हाथ कर देते हैं। तो वहां पे हम लिख रहे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश या बैंक, या फिर अगर पे नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाता था। लेकिन यहाँ पर आप जो भी पेमेंट्स होंगी वो कैश में नहीं करते हो, बल्कि पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज या रिड्यूस करते हो। तो मतलब कि एप्रोप्रिएशंस देते वक्त कोई भी पार्टनर को अगर आपने पैसा देना है तो आप क्या कर दोगे, उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे। पार्टनर से पैसा लेना है तो कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे। दैट्स इट। देखें जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हो। तो पहली चीज तो ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट्स।
जब आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, देखो तो हम एंट्री करते हैं, जब हम प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे तो वो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में जाता है। हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉसेस ट्रांसफर कर रहे हो तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस का 1 लाख हुआ तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो रिड्यूस हो गया ना प्रॉफिट्स। तो जब वो प्रॉफिट्स रिड्यूस होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है तो इसीलिए हम डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। मैंने कहा जब भी कोई भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को देनी है या पैसा पार्टनर से लेना है, दोनों ही केसेस में आप उनके कैपिटल अकाउंट्स को इंक्रीज या रिड्यूस करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ कर दिया पार्टनर्स को, कैपिटल इंक्रीज कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कहां से करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन से, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से राइट ऑफ की जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राइट ऑफ की जाएगी। फिर आती है तीसरे नंबर पे, इसी तरीके से पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन। पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर की सैलरी या कमीशन के लिए, वो भी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर को अलाउ कर दिया। फिर आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, पार्टनर्स कमीशन सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिख के हम एंट्री कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट। सॉर्टेड है जी, सॉर्टेड है। तो ये हो गया पार्टनर सैलरी या कमीशन। अगला देखते हैं, फिर आता है हमारे पास इन ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर आता है मेरे पास ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर मेरे को रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अगर हमें रिजर्व्स में पैसे को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन में से अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व में, तो उसके लिए सिंगल एंट्री होती है, प्लीज ध्यान रखना, एक ही एंट्री होगी, दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। क्योंकि मेरा उससे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, प्रॉफिट्स रिड्यूस तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, रिजर्व्स इंक्रीज तो क्रेडिट होते हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स हो गया। ठीक है जी। फिर आता है मेरा 5वें नंबर पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आता है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये एकमात्र इनकम है, एकमात्र जरिया है P&L एप्रोप्रिएशन में फर्म के पास पैसा आने का। तो फर्म के पास जब पैसा आएगा इस तरीके से, तो फर्म एंट्री क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, लेकिन फर्म यहाँ पे जितने भी पैसे लेती है पार्टनर से, तो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करेंगे हम, तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है, इसीलिए फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि उनकी कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ एक एंट्री नहीं होगी, 2 एंट्रीज होंगी। दूसरी एंट्री होगी कि हम क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में लिखेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इन सबके बाद मेरे पास बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट लॉस। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम कैसे बांटेंगे, ध्यान से देखना। डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम कैसे बांटेंगे कि जो भी प्रॉफिट बचा एट द एंड, वो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को देंगे। पार्टनर्स को देंगे कैसे? उनके कैपिटल्स को इंक्रीज कर देंगे। तो पार्टनर्स को कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए एंट्री क्या करूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये हो गई मेरी सारी की सारी जनरल एंट्रीज ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशंस की सारी जनरल एंट्रीज आपको आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा पेपर में। ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट कैसा दिखता है। हमने एग्जैक्टली सारी चीजें वहां पे सीख ली है कि यार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं हम, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी मैं नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करूंगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, आपको नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने बहुत बड़ी बात होती है कि कई बार हमारे को ना क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए होते हैं और उसके बाद कुछ चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट बताए गए होते हैं, तो आपको वो माइनस करके यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट्स हमने यहाँ ट्रांसफर करें, या अगर नेट लॉस है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट लॉसेस हैं तो आप नेट लॉसेस ट्रांसफर करोगे। इनमें से कोई एक चीज होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ कि दोनों नहीं होंगे। फिर आते हैं हमारे खर्चे, हम क्या क्या यहाँ पे खर्चा करते हैं। यहाँ से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम क्या क्या खर्चा करते हैं वो सारे खर्चे लिखते हैं हम। तो हम जो खर्चे करते हैं, एक खर्चा हम करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ किया था यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। टू, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, उसके लिए फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है सीयूटी में आपको। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी कमीशन पार्टनर की, टू रिजर्व्स, ठीक है। और इधर इनकम में हमारे पास आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बस, तो ये एक इनकम, ये खर्चे, इतना ही होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। प्लीज इस चीज का खास ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अलावा भी कुछ आता है क्या, नहीं आता, दैट्स इट। अब हम देखते हैं इसका बैलेंसिंग फिगर। तो इसका बैलेंसिंग फिगर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर टोटल कर दो, इधर टोटल कर दो। अगर हमारी ये साइड ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा है लॉसेस कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। कि मतलब या तो अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल में चला जाएगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा बस। अगर लॉसेस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिविजिबल लॉसेस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉसेस जो होते हैं वो बहुत रेयर केस होता है, मतलब वो किसी कंडीशन में ही आप लिखते हो, अदरवाइज आप नहीं लिखते। मैं इसके आगे भी थोड़ी सी देर में बात करने वाला हूँ, तो इसके ऊपर स्टार डाल के रख लेना कि कहीं सोचो कि लॉसेस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बांटा जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, अभी हम सीखेंगे। फिर आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑल पॉसिबल केसेस। क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, यहीं पे हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो देखो एक तो केस हो सकता है कि profits are more than appropriations, दूसरा केस हो सकता है appropriations are more than profits। बहुत ध्यान से समझना दोनों केसेस को। मैं एग्जांपल लिखता हूं, प्रॉफिट्स है मेरे बिजनेस में 12,000 के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने देना है मेरे पार्टनर ए को 5,000 का और बी को मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3,000 का। पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A/B के बीच में 1:1, ठीक है। पहला एग्जांपल ध्यान से देखो कि मैंने कहा प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट्स है मेरे 12,000 और एप्रोप्रिएशन कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का टोटल 5 और 3 8,000 ही है। तो ये मेरा एग्जांपल हुआ प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन एक ज्यादा भी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी और कमीशन हुआ, सारी चीजों का टोटल आप देख लोगे। दूसरा मैं यहाँ पे देखता हूँ एग्जांपल लिखता हूँ
कि appropriations are more than profits, तो मैं कहता हूं कि मान लो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स हैं मेरे अभी भी 12,000, बट एप्रोप्रिएशंस है मेरे पास, एप्रोप्रिएशंस है मेरे पास, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नाम लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दे रखा है पार्टनर ए का और पार्टनर बी का, पार्टनर ए और पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को दे रखा है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है मेरे को 10,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को दे रखा है 20,000। ठीक है, इस केस में अगर आप देखो, और मैं लिख देता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B की 1:1। अब इन दोनों केसेस को बहुत ध्यान से देखना। आप पहले केस में मैंने बोला कि प्रॉफिट्स आर मोर देन एप्रोप्रिएशन, दूसरे में बोला एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। देखो एप्रोप्रिएशन कितने 10 और 20 30,000 की, प्रॉफिट है सिर्फ 12,000 के। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है एप्रोप्रिएशन से, कि 12,000 के प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना सिर्फ 8,000, तो आप क्या करोगे 12,000 में से 8,000 तो आप एप्रोप्रिएशंस पे कर दोगे, बचे हुए 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बचे हुए 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जनरल एंट्री देखो कैसे बनेगी, तो जनरल एंट्री देखो कैसे बनेगी, तो जनरल एंट्री ऐसे बनेगी, हम उनको पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे। तो मैं एंट्री करूंगा P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मेरे को आपको इस लेक्चर से कॉन्सेप्ट करवाना है अच्छे से, तो मैं हर चीज आपको करवा दूंगा यहाँ पे ताकि उसके बाद आपको कुछ करना ना पड़े। P&L अकाउंट डेबिट, ये 12,000 रुपए मैंने क्या करे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करूंगा मैं 12,000 जो मैंने ट्रांसफर कर दिए, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगा तो कैसे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 3,000, 5,000 आप इसको दे दो, 3,000 आप इसको दे दो, टोटल है जी 8,000। सॉर्टेड है। अब देखते हैं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे, तो हम एंट्री करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने सीखा था ना बेटा कि यार जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे फिर उसको हम राइट ऑफ करेंगे, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं 8,000 को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब मेरे P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ बचा, 12,000 टोटल थे मेरे P&L एप्रोप्रिएशन में, 12,000 टोटल थे, 8,000 मैंने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, बचे 4,000, 4,000 इनकी PSR में बांट दूंगा, 4,000 क्या कर दूंगा इनकी PSR में बांट दूंगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री करूंगा मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बांटूंगा कितने 4,000, किस रेशो में बांटूंगा 1:1 जो इनकी इक्वल रेशो है, तो 2,000 और 2,000 मैंने क्या कर दिए बांट दिए। ये हो गया जी मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट। इधर आ जाओ, अब क्या है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा है। प्रॉफिट हुआ मेरे को 12,000 का, लोगों को देना है मैंने 10 और 20। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट देते हैं कि ये जो 12,000 है, ये जो 12,000 है इसको मैं क्या करूंगा किस रेशो में बांट दूंगा, ए और बी के बीच में 10,000 इस टू 20,000 की रेशो में, दैट इज 1:2 की रेशो में। 3 हिस्से कर दो, 4,000 का एक हिस्सा, तो 4,000 मैं दे दूंगा ए को और 4 दूनी 8,000 दे दूंगा मैं बी को। समझ आ रही है बात। पीएसआर में नहीं बांटूंगा, पीएसआर में नहीं बांटूंगा, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से बांटूंगा। किसमें बांटूंगा, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से बांटूंगा। किसमें बांटूंगा, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में मैं इनको बांट दूंगा। अगर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स तो मैं प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दूंगा, ना कि प्रॉफिट की रेशो में, ना कि जो उनकी पीएसआर है उसमें। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये 12,000 को 4,000 ए को दे दूंगा और 8,000 बी को दे दूंगा। लेकिन हम पहले देखते हैं कि प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करें, बाकी काम बिल्कुल सेम है। पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स को पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे। तो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर करें। कितने प्रॉफिट्स हैं, 12,000, 12,000 ट्रांसफर कर दो।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 20,000 तो दे नहीं सकते, कितना दोगे 4,000 और 8,000, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना करोगे, 12 का 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाल दोगे, 4,000 ए को दे दोगे, 8,000 आप बी को दे दोगे। समझ आई? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप राइट ऑफ करोगे, कहां से राइट ऑफ करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करोगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,000। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12,000। अब क्या P&L एप्रोप्रिएशन कुछ बैलेंस बचा, 12,000 थे, 12 के 12 तुमने राइट ऑफ कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, कुछ बैलेंस नहीं है, तो अब आप उसको बांट भी नहीं सकते प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ आ गए सारे केसेस कि एप्रोप्रिएशन के क्या क्या केसेस बन सकते हैं, किस किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। इसका भी एक क्वेश्चन पक्का आता होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसी तरीके का क्वेश्चन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज्यादा होता है, प्रॉफिट्स कम होते हैं, तो हम कहते हैं कि एंट्रीज करके दिखाओ, हम कर देते हैं। आगे चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, बहुत आसान टॉपिक, आप अपने आप भी कर सकते हो। फ्लक्चुएटिंग में हम जानते हैं एक ही अकाउंट बनता है, इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी एंट्रीज वहीं आती है। इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी की सारी एंट्रीज यहीं पर आ जाती हैं। लेकिन फिक्स्ड के अंदर हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक हम बनाते हैं करंट अकाउंट, एक हम बनाते हैं करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेथड हो तो हम दो अकाउंट बनाते हैं। यहां पर हम जितनी भी पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड आइटम्स होते हैं सारी की सारी यहीं पे लिख देते हैं। इस अकाउंट का बैलेंस कैन बी डेबिट और क्रेडिट, कुछ भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बट इसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के सिस्टम में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। किसी की फिक्स्ड कैपिटल परमानेंट कैपिटल नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और पॉजिटिव होता है। समझ आ रही है बात? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आइटम्स अगर हम देखें तो आइटम्स क्या क्या आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मैं बात करूं, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले तो BD लिखोगे, ठीक है। फिर जो भी चीजों से कैपिटल बढ़ सकती है, काफी चीजें आप देखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, कमीशन, या फिर रिड्यूस हो रही होगी आपकी, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे और भी चीजें आएंगी जैसे आपने सीखी है टू ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसका बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अंदर परमानेंट एडिशन और विड्रॉल रह गया, अरे एक इसके अंदर परमानेंट एडिशन, परमानेंट विड्रॉल की बाय कैश या बैंक। अगर आप एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो तो कैपिटल इंक्रीज होगी, टू कैश या बैंक अगर आप परमानेंट विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉर्टेड है। यहां पर क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन की परमानेंट एडिशन और परमानेंट विड्रॉल वाली यहां आएगी, परमानेंट एडिशन वाली यहां आएगी, बस। और जितनी भी ट्रांजैक्शन है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी इस अकाउंट में देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप फ्लक्चुएटिंग यूज करते हो सारी की सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल में आती है, फिक्स्ड यूज करते हो तो परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट एडिशन, ये दो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में आएंगी, बाकी सारी करंट में चली जाएंगी। तो ये होता है आपका फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स।
फिर बात करते हैं, अब जितनी भी अप्रोप्रिएशंस पड़ी उसके अंदर के क्वेश्चंस किस किस तरीके से घुमा के आपको वो पूछ सकते हैं, वो सारे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी या कमीशन। सैलरी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि फुल ईयर की सैलरी। बच्चा गलती ये कर देता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखते वक्त वो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट कितना जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट कितना जाएगा, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अमाउंट जाएगा 10,000 इंटू 12, पूरे साल का जाएगा। ध्यान क्या रखना है आपको, पूरे साल का अमाउंट यहां पर जाएगा। मैं कमीशन की बात करूं, तो कमीशन क्या आती है, कमीशन दो तरीकों से होती है, कमीशन दो तरीकों से पूछी जा सकती है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन के अंदर आप क्या करते हो, फिर से x अपॉन 100 ऑफ नेट प्रॉफिट कर देते हो, कि जितना भी परसेंट हो, 10% है तो 10 अपॉन 100, 15 है तो 15 अपॉन 100 इंटू नेट प्रॉफिट्स। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हो तो आप क्या कर देते हो, x अपॉन 100 प्लस x ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ये अगर 10%, जैसे मैनेजर कमीशन में था सेम, कि 10 है तो 10 अपॉन 110 हो जाएगा ऑफ नेट प्रॉफिट्स। समझ आती है जी बात। तो इस तरीके से वो कमीशन आपसे पूछा जा सकता है। सैलरी आपको पर मंथ दे देगा, पर क्वार्टर दे देगा, हाफ ईयरली दे देगा, तो आपको पूरे साल की सैलरी लिखनी है, इतना ही काम है आपका। चलो जी आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसका आपको एक अभी एग्जांपल दे भी चुका हूं, अगर आपने 2 मिनट पहले देखा था, जो फिर इसके अंदर मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार तो 5,000 3,000 है, एक बार 10,000 20,000 है, तो वो दोनों केसेस हमने जिस तरीके से करे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीयूईटी के लिए पर्टिकुलर। तो देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। पहला केस है प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्या बताना चाह रहा है ये केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करोगे, तो देखो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000, तो आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे एप्रोप्रिएशन में एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्रीज आप अपने आप करोगे। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर वहां से बांटने की एंट्री क्या होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ट्रांसफर और उसकी एंट्री आप कर सकते हो। अगला कहता है प्रॉफिट्स है जी 12,000 के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,000 और 4,000। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम जो हमने पहले किया। क्या क्या करोगे, देखो जी, सबसे पहले ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट्स को। एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा क्या होगा, दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे। मतलब की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल 6,000, टू बीज कैपिटल 4,000। फिर क्या करोगे, तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे। कहां से राइट ऑफ करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में लिख के एंट्री करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और चौथी एंट्री क्या होगी, जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है 12,000 में से 10,000 तो तुमने राइट ऑफ कर दिया, जो 2,000 बचा वो पार्टनर से बांट दोगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। तो वो क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को, वो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से बांटेंगे। एंट्री करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चारों एंट्रीज आपको साथ के साथ लिखनी है। मैं आपको नाम बता चुका हूं चारों एंट्रीज को, और मैंने बोल के आपको एंट्रीज भी समझा दी है। अगला देखो, अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 4,000 है, प्रॉफिट से सिर्फ 5,000। तो ये क्या केस क्या आ गया, ये केस क्या आ गया जो हमने पहले भी करा था, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5,000 को 6:4 मतलब कि 3:2 की रेशो में बांटेंगे। 5,000 को हम क्या करेंगे, 6,000:4,000 बेसिकली, जो कि बन जाएगी 3 0 कैंसिल, तो 3:2। तो 3,000 दोगे आप ए को और 2,000 दोगे आप बी को, इस रेशो में बांटोगे।
एंट्रीज क्या होगी, पहले प्रॉफिट्स को ट्रांसफर, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए 3000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी 2000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखो, अब आएंगे बढ़िया बढ़िया केसेस हमारे पास है। अब कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6000 एंड 4000, लॉसेस आर 5000। लॉसेस कितने हैं, 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 और 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, अरे भाई तू तो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। लॉस है तो लॉस को 5000 को लॉस को बांट दोगे। लॉस बांटोगे कैसे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लॉसेस को सीधा बांटा जा रहा है, लॉसेस को सीधा बांट रहे हो, तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पेमेंट ही नहीं करनी है। तो आप क्या कर दोगे, सीधा पार्टनर्स P&L अकाउंट से आप बांट दोगे। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 एंड 4000, लॉसेस और 5000, ट्रीट IOC एज चार्ज। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तरह ट्रीट करो, तब आप क्या करोगे। क्वेश्चन में अगर बोला जाता है ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब आप क्या करोगे, तब आपको ये 6000 और 4000 देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। एंट्रीज देखो ध्यान से, इसकी एंट्रीज देखो। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले देंगे, बाद में प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है मेरा, 6000 और 4000, 10000 को मैं 6000 ए को दे दूंगा और 4000 मैं बी को दे दूंगा, समझे। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करूंगा। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करना हो, तो आप इसको राइट ऑफ कहां से करते हो, हम इसे राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैं इसको P&L अकाउंट से राइट ऑफ करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो 10000 मैं यहां से राइट ऑफ करूंगा, सॉर्टेड है। ठीक है, अब मेरे P&L का बैलेंस देखो, P&L में ऑलरेडी 5000 के लॉस थे, ये 10000 का लॉस और आ गया, 15000 के लॉस हो गए। अब मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स के बीच में 15000 के लॉसेस बांटूंगा। मैं एंट्री क्या करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं 15 शेयर रेशो दे नहीं रखी, तो 15000 को 1:1 में बांट दूंगा, 7500। गॉट इट, गॉट इट। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे ये एंट्री दे दी और वो कहेगा कि बताइए P&L अकाउंट का कितना बैलेंस लास्ट में ए को मिलेगा, तो हम कहेंगे 7500। तो यहां तक आपको अराइव करना होगा। गॉट इट। चलो जी, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6000 एंड 4000, प्रॉफिट्स आर 12000। ट्रीट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के तरीके से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 और 4000, प्रॉफिट है 12000। ट्रीट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज चार्ज। तो अब भी चार्ज मानने, जब भी चार्ज मानना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब भी चार्ज मानना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आप एंट्री क्या करते हो, हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, उसको P&L से राइट ऑफ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, कितना है, 10000 है, 6 और 4, तो 10000। ए को देंगे 6000, बी को देंगे 4000, सॉर्टेड है। फिर क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करेंगे, कहां से, P&L से। P&L से हम इसको राइट ऑफ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं करेंगे, P&L से करेंगे। क्यों भला, क्योंकि भैया अब ये क्या है, चार्ज है। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ जाएगा, 10000, 10000। ठीक है, हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। P&L का नेट बैलेंस कितना बचा, प्रॉफिट से 12000 के 10000 तो रिड्यूस हो गए, 2000 बचे। तो इन 2000 को मैं एप्रोप्रिएशन में, अब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा, फिर एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बटेंगे।
तो मैं क्या करूंगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2000 2000। अब मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पार्ट, प्लीज आराम से कर लेना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा। वो कहेगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स कितने ट्रांसफर होंगे, तुम देखते ही बोल दो 12,000, तो गलत है क्योंकि आईओसी चार्ज है। तो पहले आईओसी माइनस होगा 10,000, फिर 2,000 बचेगा, 2,000 ही ट्रांसफर होगा, तो 2,000 ट्रांसफर होगा और ये 2,000 हम ए और बी में बांट देंगे, 1,000। समझ आई बात, समझ आई बात। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत टाइम लगाया हमने, बहुत अच्छे से करा है, आप लोग भी अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं। आगे है भाई कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हो। क्लोजिंग कैपिटल में वो हर चीज जोड़ दोगे जिसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई थी, वो हर चीज माइनस कर दोगे जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ गई थी। तो या दो तरीके, एक तो आप कैपिटल अकाउंट बना दो, उससे भी आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट से भी आ जाता है, लेकिन वो अब आपको सीयूटी में रेलेवेंट नहीं होगा, सीयूटी में ये फॉर्मूला रेलेवेंट होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर वो चीजें जोड़ दोगे जिसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई थी, जैसे कि ड्रॉइंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे कि लॉसेस अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो माइनस कर दोगे जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट्स का शेयर बांटा और रिजर्व्स भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि रिजर्व से कैपिटल रिड्यूस हुई होंगी, नहीं रिजर्व से कैपिटल रिड्यूस नहीं होती, रिजर्व्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज होगी क्योंकि दोनों साथ तो हो नहीं सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड कर दोगे, ड्रॉइंग्स को ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दोगे, सैलरी कमीशन को माइनस कर दोगे। और दो खास चीजें, एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हुई होगी तो आप माइनस कर दो और ऐड कर दो परमानेंट विड्रॉल, अगर परमानेंट विड्रॉल करा है तो उसे आप ऐड कर दो, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। वैसे आपको मैं बता दूं, दो ही आइटम्स मेन होती हैं इनके अंदर, ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट, ये दो ही होती हैं जनरली, आप क्वेश्चन में देखना है दो ही मिलेंगे। फिर भी मैंने आपको सारी आइटम्स लिखवा दी, सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल, ये आ जाएगा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। चलो आगे देखते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तीन तरीके से बोल सकता है वो। एक तो आपको वो बोल सकता है X% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, एक वो आपको बोल सकता है X% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, एक बोल सकता है वो आपको X% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या मतलब है तीनों के, ध्यान से देखो, क्या मतलब है तीनों के, ध्यान से देखो। पहला है X% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी आपको नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करे आप उसका X% निकाल दो, X/100 ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। X% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, इसका मतलब होता है X/100 इंटू ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट्स में से सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो, ये सारी एप्रोप्रिएशंस पे करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ने के बाद जो आएगा उसका X%, उसका X% की जितनी भी मतलब बेसिकली जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है। अब बात करते हैं X% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो इसका आंसर होगा X/100, X/100 प्लस X ऑफ नेट प्रॉफिट्स में से माइनस कर दो। ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया था, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया था उसका 10/100 करके ये निकलेगा, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में बोला तो आप 10/110 करके निकाल दोगे, 10/110 करके निकाल दोगे। ये हो गया आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अगली चीज आती है आपके पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसका भी एक क्वेश्चन आता होता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स जनरल एंट्री आप सीख चुके हो। निकालने के तरीके, हमने एक सिंपल मेथड होता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होगे। सिंपल मेथड में कुछ नहीं करना होता, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए निकाला गया, अपॉन 12 कर दो। ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एवरेज पीरियड मेथड, जो इसमें
इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है एवरेज पीरियड मेथड। तो ये एवरेज पीरियड मेथड जो है आपका, ये एवरेज पीरियड मेथड जो है आपका, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगी। देखो ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं क्योंकि बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये कैसे निकालते हैं हम, इसके अंदर हम निकालते हैं टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या है, पूरे साल की, फुल ईयर की ड्राइंग्स। पूरे साल में तुमने टोटल कितना ड्राइंग करा। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, वो निकलता है पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, प्लस कर दो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि लास्ट ड्राइंग जो आपने करी उसके बाद कितना टाइम बचा है, अपॉन कर दो 2 से। एवरेज पीरियड मेथड की बात जो ध्यान रखनी है आपको, ये लगता कब है, इफ इंटरवल्स आर सेम। ये जो ड्राइंग्स कर रहे हो उसके इंटरवल सेम इंटरवल पे हो रही है, कि हर महीने, हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर क्वार्टर, तो वो इंटरवल सेम हो। और दूसरी कंडीशन है अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज सेम, कि हर ड्राइंग का अमाउंट भी बिल्कुल सेम हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हो। देखिए एक दो क्वेश्चन करके, एक दो क्वेश्चन करते हैं, यही हमारा लास्ट टॉपिक है बस। कहते हैं हमने विड्रू करे 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले तो हम देखो रेगुलर इंटरवल है, सेम अमाउंट है, एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड देखो क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग तुमने पहले महीने के एंड में करी तो उसके बाद 11 महीने बचे, उसके बाद 11 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग तुमने आखिरी महीने के एंड में करी, और लास्ट ड्राइंग तुमने आखिरी महीने के एंड में करी तो उसके बाद तो 0 बचा, तो प्लस 0/2, तो 11/2 कितना होता है, 5.5। एवरेज पीरियड आ गया 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो क्या आएगा, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 3000 एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 12 महीने होते हैं, 12 इंटू 3 36,000 इंटू एवरेज पीरियड इज 5.5, तो 5.5/12 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट जो भी दे रखा हो, सपोज 10% दे रखा है, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला। इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां पे मैं एवरेज पीरियड निकाल के दिखाता हूँ। ईच क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर होते हैं साल में, ये 1 खत्म हुआ, ये 2 खत्म हुए, ये 3 खत्म हुए, ये चौथा खत्म हुआ, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का। कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग मैंने करी होगी यहां पर, इसके बाद कितना टाइम बचा है, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग करी होगी लास्ट क्वार्टर की शुरुआत में, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, 3 महीने। तो कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड मेरे पास, 12 + 3/2। 2000 इन मिड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 महीने, लास्ट 6 महीने के मिड में। लास्ट 6 महीने देखो क्या होंगे, लास्ट 6 महीने मेरे हुए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और आ गया, ठीक है। लास्ट के 6 महीने के मिड में, तो पहली ड्राइंग यहां की गई होगी, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, आधा महीना, ये 1 2 3 4 5, 5 और आधा 5.5, इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 5.5। लास्ट ड्राइंग लास्ट महीने के मिड में की होगी, यहां पे की होगी, इसके बाद कितना टाइम बचा, आधा बचा, तो /2। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एवरेज, ये ध्यान रखना एवरेज पीरियड जो भी है फॉर्मूला में एवरेज पीरियड /12 होगा, वो जरूर कर देना। ये आ जाएगा मेरे पास 5.5 और 6/2, दैट इज 3 आ गया मेरा एवरेज पीरियड। यहाँ पे कितना आएगा, 15/2, दैट इज 7.5। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कर लोगे। यहीं तक का हमारे सीयूटी के सिलेबस में है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट सिलेबस में नहीं है, और पास्ट एडजस्टमेंट्स भी सिलेबस में नहीं है। फिर भी गारंटी के कुछ क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा ताकि आपकी वहां पे रिवीजन हो जाए। शाम को 6 बजे मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ, उससे पहले 3 बजे आपको देखने को मिलेगी कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो।
तो जुड़े रहना, पूरी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, टेंशन मत लेना, जितना काम करवाया जा रहा है उतना साथ साथ करना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा हम सीयूटी का पेपर देंगे और बहुत अच्छे कॉलेज में भी जाएंगे।